जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारे इंडिया के नेशनल एजुकेशन सिस्टम में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखिए, सीबीएसई ने अभी इंट्रोड्यूस किया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें R1, R2, R3 ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। तो क्या है ये फॉर्मूला और इसकी क्या कंट्रोवर्सी है? क्योंकि देखिए, हमारे देश में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल चलता है, क्योंकि हमारा एक डाइवर्स नेशन है जिसमें हर आप थोड़े थोड़े दूर जाओगे जहां पे आपको लैंग्वेज चेंज मिल जाएगी। हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो ये 3 लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, और क्या पहली बार ऐसा 3 लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट आया है या पहले भी था? अगर था तो अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं था? सबकी बात करने वाले हैं हम। देखिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, एक तो पहले तो 1964-65 के टाइम पे जो कोठारी केस आता है उसमें आता है। उसके बाद हमारी जो 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आती है उसमें भी इसका मेंशन रहता है। एक हमारी 1986 में पॉलिसी आती है और एक हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भी 2020 की। तो इन सब में क्या मिलता है? इसका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। ये पहले मिला था, लेकिन इतना ज्यादा ये कंपलसरी नहीं था। यहाँ पे फ्लेक्सिबल था। यहाँ पे 2 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला सब लोग इंप्लीमेंट करते थे कि हाँ 2 लैंग्वेज होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? जिसमें हिंदी थी और रीजनल लैंग्वेज थी। इंग्लिश को देखिए, हाँ कई सारे लोग का अभी ये भी कहना है कि क्या इंग्लिश पूरी तरीके से हटा दी जाएगी? क्या इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कर दिया, मतलब अब कोई भी काम इंग्लिश में नहीं होगा, पढ़ाया इंग्लिश में नहीं जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश को अलग किया है, फॉरेन लैंग्वेज बताया, बट पूरी तरीके से हटाया नहीं है। ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं बताऊंगी आपको क्या है ये फॉर्मूला, बट हम ये देखते हैं। देखिए, हमारी एनईपी 2020 और जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2023 का एनसीएफ 2023, इन दोनों ने मेंशन किया है यहाँ पे। देखो, ये क्या है? करिकुलम फ्रेमवर्क ये बताता है कि स्कूलों को किस तरीके से काम करना है, मतलब कैसे पढ़ाई करना है। इन्होंने ही बताया था कि हमारे यहाँ 5334 वाला कॉन्सेप्ट अब चलेगा, पढ़ाई किस लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब क्या क्या जो भी रूल्स रहते हैं स्कूल से रिलेटेड वो ये बताते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अभी जो है एक 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है वो इन्होंने दिया था, जिसको अभी रिसेंटली सीबीएसई ने किया है। मतलब इसके सीबीएसई वाले जो स्कूल्स रहेंगे वहां पे क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। अब हम समझते क्या है ये 3 लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इन्होंने इंप्लीमेंट करने की बात की है। देखो, 3 लैंग्वेज में क्या होना चाहिए? R1 नाम दिए इन्होंने, R1, R2 और R3। अब ये जो लैंग्वेज है इसमें क्या होगा कि आपकी जो पहली लैंग्वेज है वो आपकी होनी चाहिए, मतलब जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो। प्रोफिशिएंट मतलब बिल्कुल आपकी मास्टरी हो जिस लैंग्वेज में। वो जनरली हो सकती है आपकी मदर टंग हो, मतलब जो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, मदर टंग हो सकती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, और एनी लैंग्वेज जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, मतलब बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो आपकी R1 रहेगी। फिर R2, R1 नहीं होनी चाहिए, इसमें R1 नहीं होनी चाहिए, बट ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि जिसमें आप मतलब प्रोफिशिएंट हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको आनी चाहिए अच्छे से, वो भी हाईली प्रोफिशिएंट होने चाहिए इसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए। R1 नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार आपने जो चूज कर ली वो यहाँ पे नहीं कर सकते। और 2 लैंग्वेज जो है आपकी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी इंडियन। जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि लैंग्वेज हिंदी ही रहेगी आपकी। अब देखो, इंडियन ही रहेगी तो इंग्लिश तो यूं ही बाहर हो गई, क्योंकि इंग्लिश तो हमारे कहीं मेंशन नहीं है, इवन हमारे शेड्यूल 8 में भी मेंशन नहीं है। अच्छा, शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज मेंशन है ये आपको कमेंट में और बताना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी इंडियन लैंग्वेज है नहीं, तो इंडियन लैंग्वेज 2 हो सकती है। अभी जो R3 है, R3 का क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, एनी लैंग्वेज। R1, R2 के अलावा कोई सी भी लैंग्वेज कर सकते हो। इवन यू कैन चूज एनी फॉरेन लैंग्वेज। आप चाहो तो आप जापानीज सीख सकते हो, रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच, जर्मनी, कोई सी भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ पे सीख सकते हो, अलोंग विथ दिस 2 इंडियन और हिंदी, मतलब हिंदी नहीं, इंडियन लैंग्वेजेस। इसके साथ आपकी तीसरी हो सकती है, तो जरूरी नहीं फॉरेन हो, कोई सी भी आपकी मर्जी है, कोई सी भी सीख सकते हो, बट 2 इंडियन कंपलसरी है, 2 इंडियन आपको सीखना है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है हिंदी का। देखो, पहले जो फॉर्मूला दिया था उसमें था कि आपको हिंदी होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन था वहां पे। बट अभी जो है हिंदी को ऐसा एम्फेसाइज नहीं किया है, हटाया नहीं है, बट एम्फेसाइज नहीं किया है कि आपको हिंदी होनी ही चाहिए कंपलसरी। आपकी मर्जी की कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो ये 3 लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट अभी दिया गया है। अभी इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा इसका? देखो, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा अभी 2026 के जो नए स्कूल चालू होने वाले, यहाँ पे 6th क्लास के जो बच्चे रहेंगे, मतलब 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके अंदर ये चीजें स्टार्ट कर दी जाएगी 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला। इससे क्या होगा कि देखो, ये जैसे 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 10th क्लास तक जाएंगे, मतलब 4-5 साल हो जाएंगे इनको 3 लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते, तो उससे क्या होगा कि ये उस लैंग्वेज में मास्टरी कर लेंगे, मतलब उस लैंग्वेज को काफी अच्छे तरीके से समझ लेंगे, उससे एडेप्ट हो जाएंगे ये बच्चे। तो ये 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होगा
उसमें ये इन लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाएगा, मतलब वो जो एग्जाम कंडक्ट होगी इन्हीं लैंग्वेज के ऊपर होगी। तो 10th बोर्ड जो रहेगी वो इसी लैंग्वेज में दी जाएगी, मतलब 5 साल तक ये बच्चे धीरे धीरे कर लेंगे। मतलब अभी 8th 9th 7th 8th 9th के लिए नहीं है, 6th से आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो 6th में आएंगे उनके पास, तो ऐसे चलते 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 4-5 साल में ये जो फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। हालांकि हमारी एनईपी 2020 में भी हमने बात करी, कई सारी चीजों की बात करी, 5334 वाला कॉन्सेप्ट अलग 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 अलग, तो उनको हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे, इससे हमने ये स्टार्ट किया। इसके साथ देखिए, ये तो लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन का हो गया, इसके साथ एक और बड़े बदलाव की बात चल रही है। देखो, एक तो पार्ट 1 मान लो इसको कि लैंग्वेज के बारे में पार्ट 1, और एक पार्ट 2 जो है जिसके अंदर यहाँ पे बात करने वाले हैं साइंस और मैथ्स की। ठीक है, साइंस और मैथ्स की। तो ये साइंस और मैथ्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो क्या होता है कि आप स्कूल जाते हो, हर किसी बच्चे को पढ़ना पड़ता है, चाहे उसका मन हो साइंस में नहीं हो, जबरदस्ती उसे रट्टा लगाना पड़ता है, भले उसे समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, पढ़ना पड़ता है सबको और एक जैसा पढ़ना पड़ता है। अब इसमें क्या किया है कि ऐसे बच्चे जिनको साइंस या मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, जो आगे अपना फ्यूचर में साइंस और मैथ्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, लाइक कॉमर्स लेना चाहते हो, आर्ट लेना चाहते हो, कोई सा ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो उनके लिए कंपलसरी नहीं रहेगा साइंस और मैथ्स। पढ़ना है ऐसा नहीं, पढ़ना नहीं है, बट बेसिक लेवल का। 2 यहाँ पे बना जाएंगे, एक स्टैंडर्ड लेवल और एक बनाया जाएगा एडवांस लेवल। तो स्टैंडर्ड लेवल तो सबके लिए कंपलसरी रहेगा, सबको पास करना जरूरी है इसको, लेकिन जो एडवांस लेवल है ये उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो चाहते हैं कि अपना फ्यूचर साइंस या मैथ्स में बनाए। तो उन्हीं को एडवांस जो पढ़ाई रहेगी वो पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, सबके लिए नहीं है। जो चाहते हैं कि नहीं मुझे साइंस मैथ्स नहीं लेना तो मैं क्यों पढ़ूं जबरदस्ती, तो उनको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। फोकस किया जाएगा कॉम्पिटिशन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ाई पे, न कि रोट लर्निंग पे। मतलब अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी मार्क्स स्कोर करने वाली पढ़ाई चलती, वो नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई करवाई जाएगी, जो कि हमारी एनईपी 2020 का भी क्या है, गोल है, तो उसको फोकस किया जाएगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। देखो हमारा जो पुराना शिफ्ट सिस्टम है वहां पे क्या चल रहा है, कंटेंट हेवी, स्ट्रिक्टली एग्जाम सेंट्रिक चलता है कि हाँ एग्जाम है, एग्जाम में पढ़ना है, ये क्वेश्चन आएगा ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन आएगा ये पढ़ लो। तो उसको हटा के अभी कर दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड और मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, उसके साथ ही अभी क्या होता है कि स्कूलों में आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में चलता है, हर देश में, हमारे इंडिया में काफी ज्यादा चलता है, इंग्लिश को सुप्रीम बना दिया, एक मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया। अगर इंग्लिश बोल रहे तो वो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है, उनका लेवल काफी हाई है, भले वो नॉलेज में डब्बा हो लेकिन इंग्लिश बोल रहे मतलब वो बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे यहाँ माइंडसेट भी बन चुका है और स्कूल में भी इंग्लिश को प्रायोरिटाइज किया जाता है, हिंदी को नहीं प्रायोरिटाइज किया जाता, मतलब सबको इंग्लिश कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल, ऑलमोस्ट मतलब आज के जो स्कूल है सभी में इंग्लिश क्या होती है, कंपलसरी होती है। और दूसरी लैंग्वेज हिंदी को तो चलो ठीक है, बाकी थर्ड लैंग्वेज तो बिल्कुल पूरी तरीके से हट चुकी है। तो यहाँ पे इसीलिए लाया गया है फॉर्मूला, ताकि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हो जिसमें हम अपनी इंडियन लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करें। हम क्यों किसी फॉरेन लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करें? चाइना में जाओ, कोई भी आपको इंग्लिश बोलते हुए नहीं मिलेगा, वहां पे चाइनीज में ही पढ़ाई होगी, रशिया में रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, फ्रांस में फ्रेंच में ही होगी, लेकिन हमारे देश में इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश 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 चलता है। तो वो यहाँ पे हटाया जा रहा है, थोड़ा इंडियन को फोकस किया जा रहा है। रोड लर्निंग, थ्योरी रटना, उन सबको हटा के यहाँ पे फोकस कर रहे केस बेस्ड, एप्लीकेशन ड्रिवन, कि हाँ मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नॉलेज का। ये नहीं पढ़ाएंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, हाउ टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, मतलब क्यों यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ किन किन चीजों में लगता है, कैसे लगता है, उसके क्या क्या फायदे हैं, तो वो चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। अब देखो R3 मॉडल, ये आपको बताया, हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी चाहिए, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बट R1 से डिफरेंट होनी चाहिए। ये 6 to 10 तक मतलब कंपलसरी कर दिया जाएगा, 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला। ये R1 R2 से अलग होनी चाहिए बट इट कैन बी एनी लैंग्वेज, और 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन होनी चाहिए, दैट शुड बी कंपल्सन। उसके बाद देखो ये कब से स्टार्ट होगा, तो 26-27 से क्लास 6 में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैंडेटरी रहेगा क्लास 6 स्टूडेंट के लिए, ताकि मिड तक आते आते उस लैंग्वेज में एडवांस मतलब अपने आप को मास्टर कर ले, सीख ले, फिर ताकि क्लास 10th में ये मैंडेटरी बोर्ड एग्जाम में लिया जाएगा, मतलब 2030-31 तक बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा ये। अब देखो पहले क्या था, कंपलसरी इंग्लिश था और सेकेंडरी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, इनको सेकेंडरी माना जाता था, जिसको अभी शिफ्ट करके क्या कर दिया है, इसको हटा दो। इंडियन लैंग्वेज मैंडेटरी, मतलब हिंदी, गुजराती, मराठी, संथाली, मतलब जो भी हमारी इंडियन लैंग्वेज है जो हमारे शेड्यूल में मेंशन है, वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ सकते हो। और उसके साथ ही मैक्सिमम मतलब एक लैंग्वेज आप कोई से भी यहाँ से पिक कर सकते हो। तो इंग्लिश देखो यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया, ये मिसकॉन्सेप्शन हटा देना कि हम इंग्लिश को हटाना चाहते। वी कैन स्टडी इंग्लिश बट एज अ थर्ड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पे। मतलब आप कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हो,
आप भले ही इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो तीसरी पे, आपकी मर्जी है, बट इंग्लिश ऐसा नहीं पूरी तरीके से हटा दिया है। अब ये क्यों किया गया है, क्या फायदा होगा इससे? तो फर्स्ट वन इज अ कॉग्निटिव बेनिफिट। देखो कोई भी इंसान अगर उसके पास अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज है तो मतलब एक तो देखो उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन से चलेगा, मतलब ऐसा माना जाता है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स भी ज्यादा रहेगी, इवन वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकेगा। मतलब अभी क्या होता है कि पहले तो उसका लैंग्वेज ही बैरियर बन जाता है, कॉन्सेप्ट समझना दूर की बात, पहले वो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता, उस कॉन्सेप्ट को समझने से ज्यादा वो लैंग्वेज पे फोकस करता है। तो वो नहीं रहेगा, मतलब हर चीज को रिटेंशन अच्छे से कर पाएगा, हायर एनालिटिकल एबिलिटी रहेगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जो है, जिसमें हम हर चीज समझ पाते हैं, उससे हम काफी अच्छे से चीजों को लिख पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। हमारे देश में इंग्लिश बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है काफी ज्यादा लोगों के लिए। एक पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें याद है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता उस चीज को इंग्लिश में कैसे लिखना है। अब एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखवाया जा रहा है, अब उसे लिखना नहीं आ रहा है कि इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं, हिंदी आती है उसे, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो चीजें यहाँ पे ऐसी आ जाती है। उसके बाद कल्चरल बेनिफिट, मतलब हम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हर कोई कभी भी कहीं पे भी जाएगा तो उसे वो चीजें पता रहेगी, मतलब दूसरी लैंग्वेज का भी नॉलेज रहेगा, तो उससे हमारे यहाँ इंटीग्रिटी यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके साथ ही देखो इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमारे 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी इसको लाया गया था, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था। 2020 और 2023 के एनसीएफ रूल्स में ये लाया गया है, जहाँ पे हम इसको वापस से इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, बट कई सारे स्कूल जो है इसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा इसके पीछे कंट्रोवर्सी भी चल रही है। क्या कंट्रोवर्सी चल रही है कि कुछ नेशन लाइक सदर्न स्टेट्स, जहाँ पे हिंदी नॉर्मल नहीं है, नदर्न स्टेट्स में हिंदी नॉर्मल जो सबको आती है, लेकिन सदर्न स्टेट्स में नहीं आती, वो हिंदी के काफी ज्यादा अपोज में रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद इनडायरेक्टली हिंदी को एम्फेसाइज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बता रहा है हिंदी टू फुलफिल द सेकंड इंडियन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे। उसके साथ ही देखो ये कुछ स्टेट बोर्ड, देखो हमने सीबीएसई की बात करी कि उनमें रहेगा 3 लैंग्वेज वाला, लेकिन स्टेट बोर्ड्स लाइक जैसे एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, यहाँ पे थोड़ी है, ये सीबीएसई स्कूल की बात कर रहे हैं हम, तो इनमें क्लेश हो सकता है। इनके पास सिर्फ 2 ही लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और रीजनल, इनके पास 3 लैंग्वेज रहेगी शुरुआत से ही, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम। और देखिए एजुकेशन जो है यहाँ पे हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। देखो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बाद में बना है, एक्चुअल में शुरुआत में किसी और लिस्ट का पार्ट था। हमारे शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो अभी ये कॉन्करेंट का पार्ट है, बट इनिशियली किसका पार्ट था ये आपको कमेंट में बताना है कि एक्चुअल में शुरुआत में किस उसका पार्ट था। तो कॉन्करेंट मतलब यहाँ पे स्टेट भी बना सकता है रूल्स और सेंटर भी बना सकता है, बट यहाँ पे देखो सेंटर ने बना दिया डायरेक्ट, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी क्या कर रहा है यहाँ पे उनके बीच में, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्लेश है यहाँ पे। साथ ही फ्रिक्शन पॉइंट की कुछ नेशन को ऐसा लग रहा है, मतलब जो स्टेट बोर्ड जैसे 2 लैंग्वेजेस सीख पाएंगे, मतलब उनके पास उन्हें ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए एज कंपेयर टू देम, ये चीजें यहाँ पे चल रही है, इनइक्वालिटी क्रिएट होगी सेम ज्योग्राफिक रीजन में। अब देखो यहाँ पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट तो लैंग्वेज का बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टेम, मतलब मैथ्स और साइंस जो है आपके उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे अभी तक क्या चलता है, हम मान रहे हैं कि मानो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और 50 बच्चों में सबको मतलब 2 इसमें सेट की जाएंगे, एक स्टैंडर्ड लेवल, मतलब मैथ्स और साइंस जो है हर किसी को पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। मैथ्स और साइंस जो है हर किसी को, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एडवांस लेवल तक हर किसी बच्चे को पढ़ना है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो सिर्फ स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ सकते हैं, मतलब सिर्फ फाउंडेशन के, हाँ उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बिंगा मतलब आप स्कूल जा रहे हो तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो बेसिक नॉलेज इनके लिए रहेगा। बाकी जो चाहते हैं कि मुझे इसी में फ्यूचर बनाना है, यही सब्जेक्ट्स आगे जाके लेना है, तो वो एडवांस ले सकते हैं, एडवांस लेवल। तो बेसिक वालों को क्या रहेगा, नॉर्मल उनको कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसमें पास होना सबको जरूरी है। उसके बाद जो चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, उनके लिए एडवांस रहेगा। मानो 15 बच्चे 50 में से, तो इनको डीप थ्योरेटिकल एक्सप्लोरेशन दिया जाएगा उस चीज का, और मतलब इनका एक एडिशनल पेपर होगा, अलग से पेपर होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये इस पेपर में फेल हो जाते तो उनके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रूशियल रूल है, मतलब इसमें एडवांस पेपर में फेल भी हो जाते तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं रहेगी, बट इसमें सभी को ओवरऑल 50 बच्चे तो 50 को पास होना जरूरी है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है, मतलब इसमें चाहते हैं कि जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है लाइक व्हाट इज न्यूटन्स लॉ,
ऐसी चीजें ना पढ़ाए, जबकि ऐसी चीजें पढ़ाए कि हाउ डू यू अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू रियल लाइफ सिनेरियो। मतलब ऐसे से इस चीज से इस पे लाना, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ लाना। सिर्फ रटना नहीं है, मेमोराइज टेक्स्ट नहीं करना है। हायर रैंक जो है मतलब उसी के लिए नहीं पढ़ना है कि बस रट 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 के हायर रैंक ला रहे। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करना है, एप्लीकेशन बेस्ड इन चीजों पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, मतलब एकेडमिक प्रेशर को यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। उसके साथ ही देखो ये जो आज की इंडस्ट्री मतलब नई जो जनरेशन है, नई जो चीजें बदल रही है, एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजीज में, तो उसका नॉलेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाइक एआई हो गया, वोकेशनल स्किल, कोडिंग, डेटा लिटरेसी, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही चीजें आने वाली है। अब उनको बाद में कहाँ से सिखाएंगे, मतलब सिखा सकते हैं बट वो टाइम लगेगा। हमारे देश के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, हमारे देश के जो मतलब यूथ है, उनको अगर हमें तैयार करना है तो अभी से मतलब उनका जो फाउंडेशन है वहीं से चीजें हम सिखाना स्टार्ट कर दें, ताकि हमारा देश एक मतलब बड़ा गोल है हमारा कि एक नॉलेज इकोनॉमी बने आने वाले टाइम पे। तो इसीलिए ऐसा करिकुलम डिजाइन हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यही आ जाएगी कि देखो टीचर ट्रेनिंग, इतनी सारी लैंग्वेज अलग अलग हम बात तो कर रहे, बट व्हाट अबाउट टीचर्स, उनको पहले ट्रेन किया जाना चाहिए। क्योंकि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, उनकी अलग अलग विशेष हो सकती है कि मुझे इस लैंग्वेज में पढ़ना, मुझे इसमें, तो व्हाट अबाउट टीचर, वो कैसे पढ़ाएगा सबको अलग अलग भाषा में, तो वो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही स्टेम वाले सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब वो हो सकता है। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड, हमें रूरल एरियाज जो है वहां पे वो चीजें बनानी पड़ेगी। उसके साथ ही सोशल प्रेस्टीज, लाइक किसी का बच्चा अगर एडवांस उसने मैथ्स वगैरह पढ़ा है तो वो सोसाइटी में ऐसा लगेगा वो तो थोड़ा हायर लेवल पे है, नहीं उसको ज्यादा नॉलेज है। उसके बाद किसी ने सिर्फ स्टैंडर्ड वाला पढ़ा है तो ऐसा माना जाएगा वो तो कम है। तो ये ऐसी चीजें हमारे यहाँ कंपेरिजन वाली चीजें चलती है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही है कि हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हर तरीके से हम चीजें बढ़ाएं, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएं, स्ट्रेस कम करें, पहले से ही टैलेंट को हम लाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे देश का जो रूरल एरिया है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें हम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो कुछ भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मॉडर्नाइज करना है, टीचर ट्रेनिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, फंड करना है रूरल स्कूल को, सेंसिटिव मतलब ये पॉलिटिकल, इन सारी चीजों को यहाँ से हटा के ये सब करना जरूरी है, तभी ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएगी। वरना फिर ये इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पेपर तक ही रह जाएंगे फिर। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, क्या है यहाँ पे स्टेम वाला सिस्टम, कि साइंस मैथ्स के लिए क्या रूल्स आए हैं, कब से इंप्लीमेंटेशन। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हैं, 2026 से इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। मतलब ये जो अभी नया सेशन आ रहा है बच्चों का, तब से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से, अपने आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।